नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम उस दिन पढ़ रहे थे बजट के बारे में, भारतीय बजट के बारे में। तो हमने देखा कि बजट को दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है, राजस्व खाते में और पूंजी खाते में। राजस्व के बारे में हमने बताया था, ये है टैक्स से मिलने वाली आय। जितने प्रकार के भी सरकार टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। टैक्स मतलब कर, जो टैक्स लगते हैं वो ऐसी इनकम होती है सरकार की, तो एक सैलरी होती है सरकार की, इनकम या आय होती है। जैसे आम व्यक्ति को सैलरी मिलती है, तो वैसे वो सरकार की आय का साधन है। इसको लौटाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर नहीं होता है। ये ऐसी ऐसी आय है जिसको लौटाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर नहीं होता है। आय के अलावा जो विस्तृत रूप में हम सरकार के लिए प्रस्तुत करते हैं, सरकार को जहां जहां से पैसा मिलता है उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो है प्राप्तियां। प्राप्तियां बहुत ही विस्तृत शब्द है। प्राप्ति में सरकार के इनकम टैक्स या अन्य टैक्स के से जो आय होती है, उसके अलावा सरकार और कहां कहां से पैसे लेती है। सरकार जितने भी सोर्सेस से पैसे लेती है, अपने पैसे जुटाती है, वो सब उसकी प्राप्तियां कहलाती है। इसमें वो प्राप्तियां भी होती हैं जिनको लौटाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर होता है, मतलब सरकार को वो पैसे लौटाने होते हैं। जैसे कि सरकार ऋण लेती है, वो लौटाना है, ऋण पर जो ब्याज है उसको वो देना है। इसके अलावा सरकार जब अपनी कोई संपत्ति बेचती है तो ठीक है, इससे सरकार को घाटा होता है। इसके अलावा सरकार कई बार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, जिसे हम विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इससे भी सरकार को आय होती है। तो कई प्रकार की प्राप्तियां होती हैं सरकार की। तो राजस्व या इनकम या जो टैक्स से जो भी आय आती है सरकार की टैक्स के द्वारा, वो और पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जितने भी ऋण लिए जाते हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट मैंने बताया, विनिवेश, विनिवेश से जो भी आय आती है, विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट वो, और जो सार्वजनिक ऋण होता है, वहां से सरकार को जो आय होती है वो, ये सब पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इसे हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। तो ये अलग खाता है, ये अलग खाता है। तो राजस्व से जितनी भी प्राप्ति होती है सरकार की, और पूंजीगत जो भी यहाँ से जो भी प्राप्तियां होती है, जितने पैसे आते हैं, इन दोनों को के द्वारा जो संपूर्ण प्राप्तियां होती हैं सरकार की, उसको हम सरकार के समेकित कोष, इसे हम संचित निधि भी कहते हैं। संचित निधि, इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कोष होता है। इसमें से पैसा निकालने के लिए सरकार को एक विधेयक पास करना होता है, जिसे हम विनियोग विधेयक कहते हैं। तो ये एप्रोप्रिएशन एक्ट होता है इस निधि से पैसा निकालने के लिए। तो ये सारी प्राप्तियां, राजस्व की प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां इस संचित निधि में या समेकित कोष में दिखाई जाती हैं, प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। लेकिन जो व्यय है, संचित कोष से जो व्यय होता है, वो केवल राजस्व व्यय ही दिखाया जाता है। केवल राजस्व, सरकार अपने टैक्सेस से जितने पैसे जमा करने के बाद जो खर्च करती है, टैक्स से सरकार को जितने भी पैसे मिलते हैं, उन पैसों को जो कहां कहां खर्च करती है, उस कुल व्यय को, राजस्व का जो सारा व्यय है, टैक्स से मिला हुआ सारा जो खर्चा है, उसको हम समेकित कोष के व्यय में दिखाते हैं। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति, जो पूंजीगत खाते से जो भी पैसे मिलते हैं सरकार को, उनमें से जो पैसे व्यय होते हैं, उनको संचित कोष या समेकित कोष से होने वाले व्ययों में शामिल नहीं करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि संचित कोष या समेकित कोष या ये कंसोलिडेटेड फंड से जितने भी पैसे खर्च होते हैं, वो केवल राजस्व व्यय वाले पैसे ही उसमें दिखाए जाते हैं। लेकिन जब इसमें प्राप्ति की बात होती है, कहां कहां से पैसा आ रहा है, इसमें राजस्व खाता और पूंजी खाता दोनों को मिलाकर दिखाते हैं। तो प्राप्तियां दोनों खातों से दिखाई जाती हैं इसमें, लेकिन व्यय सिर्फ राजस्व से होने वाले व्यय ही इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में। राजस्व व्यय में कौन कौन से व्यय आते हैं वो जानना जरूरी है। सरकारी विभाग और सेवाओं पर जो खर्चा होता है वो राजस्व खाते से होता है। मतलब राजस्वगत जो खाता है, राजस्वगत आय जो है, वो सरकार कहाँ खर्चा करेगी। जो भी टैक्स, जितने भी पैसे सरकार जुटाती है, जैसे कि टैक्स में देखिए,
एक होता है कि टैक्स आप पर लगाया जाता है जिसको आपको देना ही देना है, जैसे कि इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स आपकी आय को आधार बनाकर बनाया गया है। अगर आपकी आय सरकार द्वारा निर्धारित आय से अधिक है तो उस आय के बाद आप सरकार द्वारा निर्धारित दर से सरकार को टैक्स देंगे। इसके बदले सरकार आपको कुछ देगी, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन टैक्स के अलावा और भी चीजें आती हैं, जैसे कि ड्यूटी, शुल्क, लेवी, फीस, ये सारी चीजें भी आती हैं। तो जब आप सरकार की किसी ऐसी चीज का यूज करते हैं जिसमें कि होने वाला लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे कि आप सरकार की बैंकिंग सेवाओं का यूज करते हैं, डाकघर सेवाओं का यूज करते हैं, तो इन सेवाओं के लिए आपको सरकार को जो फीस देनी होती है, ठीक है, सरकार इसके लिए आपसे फीस वसूल करती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे सरकार जैसे कुछ ऐसी चीजें बनाती है जिसका आप इनडायरेक्टली यूज करते हैं, इनडायरेक्टली आप उससे लाभ उठाते हैं, लेकिन सरकार भी वो पैसे आपसे इनडायरेक्टली ही लेती है। जैसे कि आप सरकार द्वारा बनाए गए सड़क, उसके द्वारा बनाए गए पुल, इन सब चीजों का यूज करते हैं, तो सरकार आपसे ही टैक्स या पैसे लेकर इन चीजों का निर्माण करती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेती है, इनडायरेक्ट लेती है। तो इस तरीके से सरकार अलग अलग तरीकों से पैसे जुटाती है। राजस्व खाते में जो भी पैसे आते हैं सरकार के पास, वो सरकारी विभाग और सेवाओं पर खर्चे होते हैं। ऋण पर ब्याज, सरकार जो है जितने भी सरकार कर्जे लेती है तो कर्जे के बदले उसे अपना ब्याज समय समय पर भरना पड़ता है, तो उस ब्याज को भरने के लिए जो पैसा देना होता है वो अपने राजस्व खाते से ही देती है। राज्य सरकार को दिए जाने वाला अनुदान, जो वित्त आयोग है वो हर 5 साल पे राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, और वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही भारत सरकार या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देती है उनके विकास के लिए, तो ये भी उसके राजस्व खाते से ही जाता है। अब अगर सरकार कुछ भी ऐसा बनाती है जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का निर्माण होता है तो वो पूंजीगत व्यय में आएगा। जैसे कि सरकार सड़क बना रही है, पुल बना रही है, सरकारी भवन, सचिवालय, स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवन, तो ये सब क्या है, पूंजीगत व्यय में आते हैं। लेकिन सरकार उन चीजों के रख रखाव या मेंटेनेंस के लिए जो पैसे खर्च करती है, उनके रख रखाव या मेंटेनेंस के लिए जो पैसे खर्च करती है, अपनी बनाई हुई संपत्तियों के रख रखाव के लिए जो भी मेंटेनेंस शुल्क सरकार देती है वो राजस्व खाते से जाता है। और अपने सरकारी कर्मचारियों का वेतन, मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी, ऋण पर ब्याज, सरकार ऋण पर जो ब्याज देती है वो, और राज्यों को जो अनुदान देती है, ये सब सरकार के राजस्व खाते से जाता है। तो पूंजीगत खाते से जो भी पैसे खर्च होते हैं उनसे हमेशा अर्थव्यवस्था में पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण होता है, ठीक है, और उनके रखरखाव, मजदूरी, वेतन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, ऋण पर ब्याज और जो अनुदान है, ये सब खर्चे सरकार अपने राजस्व खाते से करती है। ओके, तो दोस्तों अब हम देखते हैं पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट, पूंजी बजट जो है ये ऐसा खाता है जिसमें सरकार ऐसी जगहों से पैसे जुटाती है जो टैक्स के अलावा होते हैं। इसमें जो भी पैसे होते हैं उनमें किसी में टैक्स शामिल नहीं होता है। टैक्स के अलावा सरकार जहां जहां से पैसे जुटाती है, इस खाते में जो भी पैसे सरकार जुटाती है, जहां जहां से लेती है, उनको लौटाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर होता है। या फिर सरकार इस खाते में जहां से पैसे लाती है उसके बदले में या तो अपनी कोई संपत्ति बेचती है या फिर अपने किसी सरकारी कंपनी में जो हिस्सेदारी है उसको बेच देती है, जिसे हम विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो एक तरह से सरकार को इन तरह के सौदों से घाटा होता है। अब पहला जो पूंजीगत बजट में जो सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं, हम अभी प्राप्तियां देख रहे हैं कहां कहां से प्राप्त होते हैं, वो है राजस्व अधिक। टैक्स के अलावा जो और भी सरप्लस टैक्स वसूली होती है, राजस्व अधिक, वो आता है। आंतरिक बाजार उधारी, सरकार बाजार से, पब्लिक सेक्टर से जो भी उधार लेती है उसे हम आंतरिक बाजार उधारी करते हैं, यहाँ सरकार पैसे जुटाती है। अल्प बचत, गैर बाजार उधारी, भविष्य निधि, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है इसके बदले में वो अपने ग्राहकों को
एक तय समय के बाद कुछ पैसे देने का वचन देती है। जैसे किसान विकास पत्र योजना है, तो उसको आप खरीदते हैं, बदले में आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर एक खास समय के बाद, फिक्स समय के बाद पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से सरकार पैसे जुटाती है। ऋण तथा अग्रिमों की वापसी, सरकार जिसको ऋण देती है उससे ऋण वापस लेती है, जिसको एडवांस देती है उससे एडवांस वापस लेती है। तो यहाँ से भी सरकार के पास पैसे आते हैं। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी बेच देना। जैसे सरकार की कोई कंपनी ओएनजीसी है, मान लीजिए सरकार की 100% सरकार का पैसा लगा हुआ ओएनजीसी में, लेकिन सरकार को पैसे की जरूरत है, तो सरकार ने क्या किया कि 100% में से 5% किसी को बेच दिया। 5% का मालिक वो हो गया, बाकी 95% की मालिक गवर्नमेंट रहेगी। तो उस 5% को बेचने से जो पैसे मिलेंगे सरकार उसको अपने कार्यों में लगाएगी। इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार को इस मामले में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचनी होती है, सरकार का इससे नुकसान होता है। विदेशी ऋण तथा सहायता, बाहरी देशों से ऋण लेना, एक कंट्री दूसरी कंट्री को ऋण देती है। और सहायता, ऋण और सहायता अलग अलग होते हैं, दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो ऋण और सहायता लेना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो पूरी दुनिया में पैसे देते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मूलतः पैसे देता है किसी भी देश को उसके भुगतान संतुलन, जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार व्यवहार होता है, आयात और निर्यात संबंधित, उसको संतुलित रखने के लिए ये मूलतः पैसे देता है। फंडामेंटली इसका जो निर्माण हुआ है विदेशी व्यापार को संतुलित रखने के लिए हुआ है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशियन कंट्रीज को ज़्यादा पैसे देता है। और वर्ल्ड बैंक जो है मोस्टली स्वास्थ्य कार्यक्रम या सामाजिक या आर्थिक कार्यक्रम को सहायता देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पैसे देता है। तो इतने सेक्टर से सरकार पूंजीगत खाते में, अपने बजट के पूंजीगत खाते में पैसे यहाँ से जुटाती है। ठीक है। एक चीज और है कि सरकार अगर ऋण लेती है, कर्जा लेती है, तो वो पूंजीगत बजट में जाता है। और जब ऋण वापस लौटाएगी, जब ऋण लेगी तो उसकी वो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, और जब ऋण लौटाएगी तो वो उसके पूंजीगत व्यय होंगे। सरकार को जब ऋण पर ब्याज मिलता है, सरकार जब किसी को ऋण देती है, बदले में उसे जो भी ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज जो है वो राजस्व आय में जाएगा, इनकम सरकार के राजस्व आय में जाएगा। और सरकार जब किसी से ऋण ली रहती है और बदले में उसको ब्याज देती है, तो वो राजस्व व्यय में जाएगा। तो ऋण चाहे लिया गया हो या दिया गया हो, दोनों पूंजीगत बजट में आएगा। और ऋण पर ब्याज चाहे मिल रहा हो चाहे देना हो, वो दोनों राजस्व में जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियां कैसी कैसी होती हैं। मुख्यतः दो प्रकार की पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत खाते में मुख्यतः दो तरह से पैसे आते हैं। जो भी पैसे आते हैं वो क्या करते हैं, या तो केंद्र सरकार के दायित्व या उसके ऋण में वृद्धि करते हैं। मतलब सरकार जब भी पैसे लेती है कहीं से, तो उसकी दायित्व में वृद्धि करते हैं या उसके ऋण को और बढ़ा देते हैं। या फिर दूसरा है केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी कर देते हैं। केंद्र सरकार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम हो जाती है। जैसे कि सरकार ने अपनी संपत्ति बेच दी, उसके बदले पैसा लिया, या डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया सरकारी कंपनियों में, तो उससे सरकार की संपत्ति में क्या है, कमी हो जाती है, सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है। सरकार जब ऋण लेगी या कोई आम इंसान ऋण लेता है तो उसके दायित्व में वृद्धि हो जाती है। तो सरकार के ऋण में दायित्व में वृद्धि हो जाती है। अब ये समझिए कि जो आपका राजस्व खाता है, राजस्व खाता मतलब जहां सरकार टैक्स से पैसे जुटाती है, तो मान लीजिए सरकार जो है ये निर्धारित करती है कि वो इस साल टैक्स से कुल मिला के 100 रुपए जुटाएगी। टैक्स के द्वारा सरकार 100 रुपए जुटाने का लक्ष्य रखती है, और उसका मानना है कि उसके खर्चे जो है 80 रुपए के आसपास होंगे। तो ये योजना वो लेकर चलती है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे सरकार राजस्व अधिक या सरप्लस में है, टैक्स सरप्लस है, जितना कमा रही है उससे कम खर्चा है, तो सरकार टैक्स सरप्लस में चल रही है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है कि सरकार कमाती 80 रुपया है और उससे खर्चे 100 रुपए, मतलब जितना निर्धारित था टैक्स वसूलना उतना टैक्स की वसूली हुई नहीं, 80 रुपए ही हुई, लेकिन खर्चे जो थे वो बढ़ गए, 100 रुपए हो गए।
अब क्या होगा, जो खर्चे हैं वो ये है और जो कमाई है वो ये है। तो खर्चे में से, बढ़े हुए खर्चे में से जब कमाई को घटाएंगे तो ये जो बीच का अंतर है, ये जो 20 रुपए आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राजस्व घाटा। इसको हम कहेंगे राजस्व घाटा। राजस्व, निर्धारित राजस्व से अगर कम या उतनी हुई या उससे ज्यादा भी हुई, लेकिन आपके खर्चे बढ़े हुए हैं किसी भी स्थिति में, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो राजस्व घाटा कहलाएगा। आप खर्चे जब आपकी कमाई से ज्यादा होंगे तो आप घाटे में रहेंगे। तो सरकार के संदर्भ में राजस्व खाते के मामले में इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। अब सेम मामला पूंजीगत खातों का है। अगर इससे वही सेम चीज है, अगर 100 रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया पूंजीगत से और 80 रुपए खर्चे हैं, लेकिन इसका उल्टा होता है, तो यहां भी हमें जो -20 में हम जाते हैं, इसे हम कहेंगे पूंजीगत घाटा। पूंजीगत खाते पर पूंजीगत घाटा। अब सरकार अपने इस खर्चे को, वो टोटल खर्चा जो सरकार का है, सरकार का जो टोटल खर्चा बन रहा है अब, वो पूरा करने के लिए सरकार और ऋण लेगी, देश से, विदेश से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, हर जगह से ऋण लेगी और कैसे भी करके अपना घाटा पूरा करना चाहेगी। लेकिन अगर राजस्व आय, मतलब इनकम से, टैक्स जो आ रहा है वो, और जो इसकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये इन सब से हर तरीके से करने के बाद भी सरकार अपने घाटे को पूरा नहीं कर पा रही है, तो इसे हम कहेंगे बजट घाटा। मतलब सरकार ने अपने दोनों स्रोतों का पूर्ण उपयोग किया, उसके बाद भी सरकार अपने घाटे को पूरा नहीं कर पाई, इसे हम बजटीय घाटा कहते हैं। तो आने वाले जो एपिसोड है उसमें हम चर्चा करेंगे राजकोषीय घाटे के बारे में, जो इससे भी बड़ा होता है। तब तक के लिए आपने राजस्व घाटा समझा, पूंजीगत घाटा समझा और बजट घाटा समझा। इसके बाद हम राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, अन्य घाटाओं को भी देखेंगे। ठीक है, तब तक नमस्कार।